सभी समाचार विस्तार के साथ। बिहार में चुनाव आचार संहिता खत्म हो गई है। चुनाव आयोग ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी ने पटना के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को नवनिर्वाचित 243 विधायकों की सूची सौंप दी है। इस सूची में एनडीए के 202, महागठबंधन के 34, एआईएमआईएम समेत अन्य दलों के विधायकों के नाम शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो चली है। इसी क्रम में आज नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक होगी। बैठक में सरकार भंग करने की सिफारिश होगी और नीतीश कुमार के सरकार गठन की प्रक्रिया के तहत इस्तीफा देने की भी संभावनाएं हैं। इसके अलावा उन्हें राज्यपाल से मिलने के लिए अधिकृत करने के लिए प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं। तो प्रचंड जीत मिली है बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को और इसके बाद अब सरकार गठन की तैयारियां भी तेज हो चली है। एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सभी बैठक कर रहे हैं और अब किस तरह से शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हो रही हैं, अलग अलग बैठकें जारी है और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ बिहार के मतदाताओं ने एनडीए पर विश्वास जताया है, तो उसी की तैयारियों के तहत अब एनडीए सरकार गठन की तैयारियों में तेजी ला रहा है। वहीं आपको बता दें कि एनडीए के शानदार प्रदर्शन के बाद नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हैं, तो वहीं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के भी तैयारियां की जा रही है। तो आपको बताएं कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के शानदार प्रदर्शन के बाद अब सरकार गठन की तैयारियां तेज हो चली है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर प्रशासन भी दूसरी तरफ सक्रिय नजर आ रहा है। पटना के डीएम ने आदेश जारी कर कहा कि पटना का गांधी मैदान 4 दिनों तक बंद रहेगा। आम लोगों के प्रवेश पर 17 नवंबर से 20 नवंबर तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि गांधी मैदान में ही शपथ ग्रहण समारोह संपन्न किया जाएगा। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया के क्रम में ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बिहार बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। धर्मेंद्र प्रधान से एनडीए के अनेक नेताओं की मुलाकात को खासा महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। तो लगातार एक तरफ जहां बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं मेल मुलाकात का दौर भी, ये सिलसिला भी जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात की है। के जो घटक दल है उसकी एकजुटता भी प्रचंड जीत में एक बड़ा सहयोग के में रहा। तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी को यह बात अच्छी लगती होगी, क्योंकि गठबंधन में सब पार्टी मिलजुल करके अगर चुनाव लड़ती है तो उसका परिणाम अच्छा आता है जो आया है। प्रधानमंत्री जी के प्रति विशेष रूप से आभार। उन्होंने खुद भी इतनी मेहनत की, कई जगह रैलियाँ की और सबसे बड़ा कि प्रधानमंत्री जी का जो काम है, मुख्यमंत्री जी का जो काम है वह काम बोल रहा है, इसलिए जनता एनडीए के प्रति आकर्षित हुई। प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत 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 आभार। इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी बिहार बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इस मौके पर बिहार बीजेपी के संगठन प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि बिहार में नई सरकार के गठन के लिए एनडीए के घटक दलों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। ये तो हुई एनडीए की बात, लेकिन हार के बाद लालू परिवार में मचे घमासान के बीच तेजस्वी यादव आज चुनाव में मिली हार की समीक्षा करने वाले हैं। इसके लिए आरजेडी की बैठक बुलाई गई है। बैठक में तेजस्वी विधानसभा चुनाव में पार्टी के बेहद खराब प्रदर्शन के कारणों को तलाशेंगे। इस बार आरजेडी ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन जीत केवल 25 सीटों पर ही मिल पाई।
तो आरजेडी की भी आज एक अहम बैठक होने वाली है। हार के कारणों का पता लगाया जाएगा कि आखिर वो कौन कौन सी वजहें थी, कौन से कारण थे कि महज 25 सीटों पर ही आरजेडी को संतुष्ट होना पड़ा। हालांकि दूसरी तरफ, एक तरफ जहां मंच पर परिवारवाद सुनाई दे रहा था चुनाव प्रचार के दौरान, तो परिणाम आने के बाद अब परिवार विवाद भी खुलकर सामने आ गया है। जी हां, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के परिवार में भी एक घमासान छिड़ा हुआ है, उसको लेकर परिवार में भी मंथन की चर्चा है। ये मंथन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहां हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो परिवार में ही महिलाओं का किस तरह से सम्मान है वो भी देखने लायक है। और पटना से हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेश, हम महागठबंधन की तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एनडीए की बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह से जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए आगे जनता तो बढ़ गई है, लेकिन अब किस तरह से बिहार की अगर बात करें तो अब सरकार गठन को लेकर कवायदें तेज है। गांधी मैदान में किस तरह की तैयारियां की जा रही है शपथ ग्रहण को लेकर? देखिए, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली और इसके साथ ही जो उनके घटक दल हैं वो सरकार बनाने की कवायद में जुड़ गए थे। लगातार जो बड़े नेता हैं और जो जीते हुए विधायक हैं उनका आना जाना नीतीश कुमार के आवाज पे लगा हुआ था और आज भी ये सिलसिला जारी है। इस बीच कल चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा रामविलास और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर और रालोसपा जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जी। इन तीनों ने विधायक दल की बैठक की थी और अपना नेता चुन लिया है। इसके बाद आज बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर में जदयू की विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इसके बाद आज शाम में कैबिनेट की बैठक है, जो कि वर्तमान सरकार की आखिरी कैबिनेट की बैठक होगी। और इसमें इस बैठक के बाद जो राज्यपाल हैं बिहार के आरिफ मोहम्मद खान, इनसे मिलने का जो वक्त है वो नीतीश कुमार मांग सकते हैं, जहां वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद से जो नई सरकार बनाने की कवायद है वो शुरू हो जाएगी। इसकी नई सरकार बनाने की तैयारियां भी बिहार में जोर शोर से चल रही है। पटना के गांधी मैदान में इस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाना है। इसके लिए पटना के डीएम ने आदेश दे दिया है। आज से 20 तारीख तक आम लोगों का जो प्रवेश है वो पटना के गांधी मैदान में बंद रहेगा और जो तैयारियां हैं वो फुल स्विंग में चल रही हैं। टेंट वगैरह लगाने की जो तैयारी है वो आज से शुरू कर दी गई है। आज सुबह से वहां पे तमाम तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें ये बीजेपी में, तो बीजेपी में भी बताया जा रहा है कि बीजेपी की अभी विधायक दल की बैठक नहीं हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि आज शाम या कल बीजेपी की भी विधायक दल की बैठक हो सकती है। जी, देखिए, ये बैठक बहुत अहम होगी मधुरेश, और ऐसे में अगर हम सरकार के स्वरूप की बात करें तो क्या किसी तरह की बात सामने आ पाई है कि किस तरह की इस बार स्वरूप रहने वाला है सरकार का? देखिए, पिछली सरकार में जो मंत्री थे उनमें एक को छोड़ करके बाकी सब मंत्रियों ने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और वो जीत करके आए हैं। तो बहुत बदलाव होने की उम्मीद तो वर्तमान में दिख नहीं रही है और ऐसा कोई कयास भी नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन एक जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि हालांकि ये अभी अपुष्ट है कि पहले जो फॉर्मूला था वो बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम थे, अब एक डिप्टी सीएम होंगे और एक किसी अन्य पार्टी को दिया जा सकता है। लेकिन ये जो है ये अभी सूत्रों के हवाले से खबर है, ये ऐसा करने की अभी बात चल रही है। लेकिन ओवरऑल में बीजेपी से 16 मंत्री बनाए जाने की बात चल रही है। इसके साथ ही जदयू से भी के कोटे से भी 16 मंत्री बनाए जाएंगे, ऐसी बातें चल रही है। हालांकि देखना ये होगा कि जब सरकार का गठन होता है, जब मंत्री पद की शपथ ली जाती है, तो किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। जी, देखिए, एनडीए की तरफ से तो अब सरकार गठन की तैयारियां तेज हो चली है, लेकिन अगर महागठबंधन की बात करें तो जिस तरह से करारी हार महागठबंधन को मिली है, तो वहां भी आत्ममंथन का दौर क्या शुरू होने लगा है? देखिए, तेजस्वी यादव के लिए अभी वर्तमान में दोहरी परेशानी है। एक तो उनका पारिवारिक कलह जो है वो सड़क पे पहुंच चुका है, ये उनके लिए एक बड़ी परेशानी है। दूसरी तरफ महागठबंधन में हार की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। हालांकि तेजस्वी यादव ने जो राजद की इतनी करारी हार हुई, इसको लेकर के आज दोपहर 2 बजे एक बैठक बुलाई है, जिसमें जो जीते हुए उनके विधायक हैं वो भी शामिल होंगे, इसके साथ जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो भी शामिल होंगे और एक मंथन
का जो दौर है वो चलेगा। लेकिन अभी तक कांग्रेस या सीपीआईएमएल में अभी तक किस तरह के मंथन की बात सामने नहीं आई है, किस तरह की बैठक की बात अभी तक सामने नहीं आई है। मूल में बात यह है कि तेजस्वी कम से कम मंथन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी अपनी पुरानी बातों को लेकर के बैठी हुई है, वोट चोरी का आरोप लगा रही है। हालांकि वोट चोरी का जो मुद्दा है, बिहार की जनता ने इतनी बड़ी संख्या में मतदान करके उस मुद्दे को भी जीरो साबित कर दिया, लेकिन राहुल गांधी अभी तक इस बात को समझ नहीं पाए हैं शायद। जी मधुरेश, यानी कि ये कांटों भरा ताज कौन पहनेगा, महागठबंधन में अभी ये भी तय नहीं है। अगर हम सिलसिलेवार अगर देखें तो पहले तो फॉर्मूला तय नहीं हो पाया कि कैसे चुनाव लड़ा जाए। उसके बाद जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो हमने देखा कि किस तरह से अंतर्कलह सामने आई, और अब जब हार सामने है, प्रचंड हार कहेंगे कि जिस तरह से 25 सीटों पर आरजेडी को सिमटना पड़ा है, तो एक प्रचंड हार है महागठबंधन की। ऐसे में अब ये कांटों भरा ताज कौन पहनेगा, वो भी कोई शख्स नजर नहीं आ रहा है कि किसको पहनाया जाए। देखिए, वो शख्स तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया था कि उनको कंपेल किया गया है कि जिम्मेदारी लेने के लिए हार की, और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स भी छोड़ दिया, परिवार को भी छोड़ दिया, और एक बड़ा आरोप लगाया कि उनके साथ में अभद्र व्यवहार उनके घर में ही किया गया है, और उन्होंने नाम लिया संजय यादव का और रमीश का। तो कमोबेश अगर कोई सामने नहीं आ रहा है, ये पार्टी महागठबंधन को भी सोचनी पड़ेगी कि ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि हमने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखा था एनडीए में कि किस तरीके से बैठ करके उन्होंने अपने साथियों के साथ में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था वो तय किया। उसके बाद टिकट बांटे, टिकट बांटने के बाद कुछ नाराजगी थी, अमित शाह पहुंचे और वो नाराजगी दूर की गई, और वो पूरे चुनाव प्रचार में दिखा कि नाराजगी कहीं नहीं है और जनता ने अपना मैंडेट दिया। जबकि महागठबंधन की बात करें, महागठबंधन में नामांकन तिथि पार कर जाने के बाद भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं कर पाए ये लोग, और लगातार कई सीटें ऐसी थी, लगभग 1 दर्जन सीट ऐसी थी जहां फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी हुई थी, और फ्रेंडली फाइट की स्थिति के कारण ही जनता को ये समझ में आया कि जो गठबंधन अपनी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं कर पा रहा है, अपने अंतर कलह से परेशान है, तो शायद यही कारण है कि जनता जो है वो मूव कर गई महागठबंधन की तरफ से। जो महागठबंधन के भी वोटर थे, उन्होंने भी खुल करके एनडीए को वोट किया, और यही कारण है कि एनडीए की इतनी प्रचंड जीत बिहार में हुई है। बिल्कुल, ये पूरा सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता ने जिस तरह से जनादेश एनडीए को दिया है, तो अब एनडीए भी पूरी तरह से तैयार है जनता के लिए, जनता के विकास के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। और वहीं भाजपा नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर चुटकी ली है। क्यों ली है, आपको बताते हैं। अमित मालवीय ने कांग्रेस पार्टी को 95 चुनावों में मिली हार पर आड़े हाथ लिया है। मालवीय ने कहा कि राहुल दशकों में मिली करारी हार के बावजूद शताब्दी से मात्र 5 साल पीछे हैं। अमित मालवीय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए पूछा है कि आखिर राहुल गांधी कांग्रेस को जिताने में असमर्थ क्यों है। मालवीय ने राहुल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह हास्यास्पद है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बावजूद राहुल गांधी चिंतित नहीं है। न्यूज़ 18 में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द हाजिर होंगे। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक
ब्रेक के बाद न्यूज 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के दूसरे चरण पर ताजा अपडेट जारी करते हुए बताया है कि मतदाता पर्चियों की छपाई और वितरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। रविवार को दोपहर 3 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 करोड़ से ज्यादा पर्चियों में से 99.95% छपाई पूरी हो चुकी है, जबकि 97.52% पर्चियां मतदाताओं तक पहुंच चुकी है। राजस्थान को छोड़कर सभी राज्यों ने छपाई में 100% लक्ष्य हासिल किया, जबकि वितरण में गोवा और लक्षद्वीप सबसे आगे रहे। केरल और पुडुचेरी सबसे पीछे रहे हैं, जहां 93.72% और 94.10% पर्चियां ही वितरित हो सकी हैं। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चल रही इस प्रक्रिया में आयोग ने राजनीतिक दलों से अधिक बीएलए नियुक्त करने का अनुरोध भी किया है, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे। इसके साथ साथ आयोग ने राज्यों को मतदाता पर्चियां 100% वितरण सुनिश्चित करने को कहा है। अंडमान निकोबार, गोवा और लक्षद्वीप में 100% पर्चियां छपकर पूरी तरह वितरित हो गई हैं। गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान में वितरण 98% से अधिक है। उत्तर प्रदेश में 97.64% पर्चियां पहुंचाई गई। वहीं तमिलनाडु और केरल की बात की जाए तो यहां 93.67% और 93.72% वितरण के साथ निचले स्तर पर हैं। देश भर में 5.33 लाख बीएलओ और 10.41 लाख बीएलए तैनात हैं। आयोग ने मतदाताओं से भी अपील की है कि यदि पर्ची ना मिले तो वे अपने बीएलओ से तुरंत संपर्क करें। पश्चिम बंगाल ने एसआईआर के दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया है। गणना प्रपत्र वितरित करने के बाद बीएलओ ने फॉर्म वापस लेना शुरू कर दिए हैं। आयोग ने सूचित किया है कि राज्य के 7,66,37,000 मतदाताओं में से रविवार रात 8 बजे तक 7,61,00,000 एनुमरेशन फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। प्रतिशत के हिसाब से एनुमरेशन फॉर्म वितरण की दर 99.42% है। अब तक फॉर्म जमा करने के बाद 54,27,000 फॉर्म बीएलओ द्वारा ऐप में दर्ज किए गए हैं, जिसके प्रतिशत दर 7.8 है। रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक अंतर राज्य परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हरियाणा सरकार की मेजबानी में आयोजित की जा रही है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ शामिल हैं। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। ये बैठक अंतर्राज्यीय परिषद और गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसकी मेजबानी हरियाणा सरकार कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन करते हुए एक्स पर लिखा है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को क्रांतिकारी विचारों से गति देने वाले पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी ने गरीबों, किसानों और युवाओं को संगठित करके अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अंग्रेजों के शोषण और दमन से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके बलिदान ने तिनकों में बिखरे स्वाधीनता संग्राम को एकजुट कर आजादी की महाज्वाला में बदल दिया। लाला लाजपत राय जी को उनके बलिदान दिवस पर नमन करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए एक्स पर लिखा है कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के पुरोधा अशोक सिंघल जी ने धर्म, राष्ट्र और संस्कृति के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। सुख सुविधाओं और वैभव का त्याग कर वो जीवन भर स्व संस्कृति और स्वधर्म के लिए कार्यरत रहे। अशोक सिंघल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर उनके त्याग और तप को नमन करता हूं।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज रूस की राजधानी मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के शीर्ष राजनयिकों के बीच होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। बैठक के दौरान व्यापार, ऊर्जा सहयोग, रक्षा साझेदारी और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके साथ ही भारत रूस सहयोग, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय तनावों पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये बैठक दोनों देशों के लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक संबंधों को और मजबूती देने के लिहाज से खासी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। महत्वपूर्ण दिन है आज बांग्लादेश के लिए भी, क्योंकि बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण आज शेख हसीना पर जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराध के बहुचर्चित मामले में फैसला सुनाएगा। साथ ही न्यायाधिकरण उनके 2 करीबी सहयोगियों पर भी अपना फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मौजूमदार की अध्यक्षता वाले 3 न्यायाधीशों के पैनल ने फैसले की तारीख की पुष्टि की है, जिसके बाद राजधानी ढाका में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुबह से ही राजधानी ढाका में कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती देखी जा सकती है। आपको बता दें कि शेख हसीना पर यह आरोप जुलाई-अगस्त 2024 के छात्र नेतृत्व वाले विद्रोह से उत्पन्न हुए हैं। इसके दौरान अभियोजकों का आरोप है कि तत्कालीन आवामी लीग सरकार ने प्रदर्शनकारियों का हिंसक दमन किया था। शेख हसीना के साथ पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून पर भी मुकदमा चला रहा है, जो अब सरकारी गवाह बन गए हैं। शेख हसीना और कमाल पर अशांति के बाद देश छोड़कर भागने के बाद उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा रहा है। तो मानवता के विरुद्ध अपराध का ये मामला है। शेख हसीना पर आज फैसला सुनाया जाएगा। आज ट्रिब्यूनल के द्वारा ये फैसला सुनाया जाना है। 2024 से जुड़ा ये मामला, जहां छात्रों ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। वहीं ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार ने शरणार्थियों के लिए नियम काफी सख्त करने का फैसला किया है। सरकार ने कई सुरक्षा प्रावधान घटाने और कई तरह की सुविधाएं बंद करने की घोषणा कर दी है। सरकार का कहना है कि ये कदम अवैध प्रवास पर रोक लगाने के लिए जरूरी हैं। नए नियम डेनमार्क के सख्त मॉडल की तर्ज पर बनाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर रिफॉर्म यूके जैसी एंटी इमिग्रेशन पार्टी का काफी दबाव है, जिसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। इसी कारण सरकार ने अपनी नीति और कड़ी कर दी है। वहीं गृह मंत्री शबाना महमूद ने साफ कहा है कि वो शरणार्थियों को मिलने वाला गोल्डन टिकट यानी आसान फायदा खत्म करेंगी। अभी तक शरणार्थी दर्जा 5 साल के लिए मिलता है, जिसके बाद लोग स्थायी निवास और फिर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने इस अवधि को घटाकर सिर्फ 30 महीने करने का फैसला किया है। यानी शरणार्थियों को लंबे समय तक सुरक्षित दर्जा मिलना अब पहले जैसा आसान नहीं होगा। भारतीय तीरंदाज कुशल दलाल ने लग्जमबर्ग में जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज के पुरुष कंपाउंड वर्ग का खिताब जीत लिया है। कुशल ने पूर्व विश्व नंबर 1 तीरंदाज अमेरिका के स्टीफन हैंसेन को डबल शूट ऑफ में हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले सेमीफाइनल में कुशल ने विश्व चैंपियन फ्रांस के निकोलस जेरार्ड को हराया था। भारत के गणेश मणिरत्नम तिरुमुरु ने अंडर 21 पुरुष कंपाउंड वर्ग में कांस्य पदक जीता है। न्यूज़ 18 में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।